जय हिंद। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है बाहरी प्रभाव तथा कोस सिद्धांत, एक्सटर्नैलिटीज एंड द कोस थ्योरम। ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन भी है और इसके अंदर से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी निकल आते हैं। तो चलिए देखते हैं कोस सिद्धांत बाहरी प्रभावों के बारे में यानी कि एक्सटर्नैलिटीज के बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन ही हम लोग करेंगे। कोस सिद्धांत का विकास प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रोनाल्ड कोस ने किया था और 1991 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज भी मिला था। कोस के अनुसार एक बाहरी प्रभाव, एक एक्सटर्नैलिटीज, उसमें दो पक्ष होते हैं, एक जो प्रभावित करता है और एक जो प्रभावित होता है। अगर वो दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लें कि वो संसाधनों का कुशल प्रयोग करेंगे, कुशल उत्पादन करेंगे, तो इस स्थिति में जो बाहरी प्रभाव हैं उनको कम किया जा सकता है। जब किसी वस्तु के संपत्ति के अधिकार ठीक से परिभाषित हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, तब लाभ प्राप्त करने वाले तथा हानि उठाने वाले के बीच सौदा या समझौता करना आसान हो जाता है और तब वस्तु के सामाजिक इष्टतम स्तर का उत्पादन या उपभोग किया जा सकता है। यानी कि जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज थी और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज थी उनके प्रभावों को कम किया जा सकता है। इसको एक उदाहरण से भी देखते हैं कि दो छात्रों का यहाँ पे उदाहरण लिया गया है, उससे इस बात को अच्छे से समझा दिया गया है जो इंट्रोडक्शन में कहा गया था कि मान लो दो छात्र हैं ए और बी जो एक ही कमरे में रहते हैं। ए छात्र सिगरेट पीने वाला है और जो बी स्टूडेंट है वो सिगरेट नहीं पीता। अब छात्र ए को पढ़ते समय लगातार सिगरेट पीने की आदत है जिसका छात्र बी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, पर क्योंकि कमरा किसी अकेले की संपत्ति नहीं है, दोनों की इकट्ठी संपत्ति है, तो छात्र बी छात्र ए को सिगरेट पीने से नहीं रोक सकता। पर यदि कमरे के अंदर जो हवा है उसके अधिकार को किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए, ए या बी में से, तब इस बात पर संतुष्टि के इष्टतम स्तर को हासिल किया जा सकता है। यदि कमरे के अंदर की हवा की संपत्ति के अधिकार को इन दोनों में से किसी एक को दे दिया जाए, तब ए तथा बी दोनों छात्रों की संतुष्टि का एक इष्टतम अच्छा स्तर प्राप्त किया जा सकता है। पहले मानते हैं कि यदि यह संपत्ति का अधिकार, जो हवा रूपी संपत्ति है, उसका अधिकार सिगरेट पीने वाले छात्र ए को दे दिया जाता है, तो तब क्या होगा? तब ए छात्र बी को कह सकता है कि अगर वह हवा में सिगरेट के धुएं को कम करना चाहता है तो उसे उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। मान लो 1 रुपया प्रति सिगरेट। अगर वो 1 रुपया ए को देगा तो वह 1 सिगरेट कम पिएगा, 2 रुपये देगा तो 2 सिगरेट कम पिएगा। और अब छात्र इस 1 रुपये की राशि का भुगतान करके, छात्र बी इस 1 रुपये की राशि का भुगतान करके अपने लिए साफ और शुद्ध हवा प्राप्त कर सकता है। ये तो था तब जब ए छात्र को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। पर अगर यह हवा रूपी संपत्ति का अधिकार बी स्टूडेंट को दिया जाता है तब क्या होगा? तो बी स्टूडेंट छात्र ए से कह सकता है कि यदि वह कमरे के अंदर सिगरेट पीना चाहता है तो वह इसका कुछ भुगतान करे, जैसे 1 रुपये प्रति सिगरेट। अब छात्र ए, स्टूडेंट ए, यह डिसाइड कर सकता है कि उसे कितने सिगरेट पीने हैं, क्योंकि जितने वो सिगरेट पिएगा उतने ही उसे बी को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो छात्र बी प्रदूषण के स्तर तथा मौद्रिक लाभ जो उसे ए छात्र से मिल रहा है, इन दोनों के बीच फैसला कर सकता है। अब यहाँ तो था, इस एग्जाम्पल में आ गया कि दोनों ने मिलकर आपस में समझौता कर लिया। अगर ए के पास संपत्ति अधिकार है तो उसने किस तरह से डिसाइड किया, अगर बी के पास है तो उसने किस तरह से डिसाइड किया। पर जो इस तरह के समझौते हैं, अगर जो एजेंट्स हैं, जो दोनों पक्ष हैं पास पास हैं, तब तो आराम से हो जाते हैं। पर अगर ये इस तरह के दो पक्ष, जो एक कारण बन रहा है एक्सटर्नैलिटीज का और एक उससे प्रभावित हो रहा है, अगर वो दूर दूर रहते हैं तो उनको समझौता करने में कुछ लागतें आती है, कुछ खर्चे आते हैं जो बहुत ऊंचे भी हो सकते हैं। उसी को यहाँ पे दिखाया गया है इस वाले में कि तब क्या होगा, तब कैसे उनका समझौता होगा। ऊंची समझौता लागतें, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कोस्ट सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि जो सौदा प्रक्रिया है जो दो पक्षों के बीच में, एजेंट के बीच में होती है, उसमें कोई भी लेन देन या समझौता नहीं आता। उदाहरण के लिए सिगरेट पीने व न पीने वाले छात्रों के उदाहरण में यह मान लिया गया कि दोनों कमरे में बैठकर आपस में कोई समझौता कर सकते हैं। परंतु यदि दो एजेंट विभिन्न इलाकों में रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तब इन दोनों में आपस में बातचीत करने व संपर्क बनाने के लिए कुछ ना कुछ खर्च अवश्य करना पड़ता है। तो इस स्थिति में क्या होगा? जो प्रत्येक एजेंट है वो समझौते से होने वाले शुद्ध लाभ प्राप्ति का अनुमान लगाएगा।
शुद्ध लाभ प्राप्ति यानी कि उसे कुल लाभ कितना मिल रहा है दूसरे पक्ष से, और फिर वो समझौता करने में उसकी लागत कितनी आ रही है, उन दोनों का अंतर निकाल के फिर देखेगा उसे शुद्ध लाभ प्राप्त कितना हो रहा है। अब हर पक्ष समझौते के लिए तभी राजी होगा जब यह शुद्ध लाभ धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। अगर शुद्ध लाभ ऋणात्मक है यानी कि हानि हो रही है, लागत ज्यादा है और लाभ कम है, तब वो समझौते के लिए राजी नहीं होंगे, चाहे संपत्ति के अधिकार कितने भी स्पष्ट क्यों ना हो। तो बाहरी प्रभाव से जब हानि या लाभ होगी, जैसे यहाँ पे ये था कि शुद्ध लाभ प्राप्ति पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, तो इस स्थिति में क्या होगा, जब बाहरी प्रभाव से अत्यधिक हानि या लाभ हो रही है और ज्यादा समझौते लागतें आ रही हैं, तो इस स्थिति में जो प्राइवेट एजेंट्स हैं वो सौदे के बाजी के लिए आगे नहीं आते। तो इस स्थिति में कुशल समाधान करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना जरूरी हो जाता है। ऐसा ही प्रदूषण को कम करने के केस में भी आता है कि अगर ऋणात्मक बाहरी प्रभाव यानी कि जो प्रदूषण का स्तर अगर बढ़ जाता है, जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, तो इसको रोकने के लिए सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरफेयर जरूरी हो जाता है। अब इस प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार 3 प्रकार की डिसीजंस ले सकती है, 3 प्रकार के तरीके अपना सकती है। प्रत्यक्ष नियंत्रण, डायरेक्ट कंट्रोल, निस्सारण कर, एमिशन टैक्सेस, और निस्सारण परमिट, एमिशन परमिट्स। इन तीनों पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है बेटे। इसको अलग से पूछ सकते हैं, प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल कैसे करती है सरकार, और एमिशन टैक्सेस क्या होते हैं, या निस्सारण परमिट क्या होते हैं। तो ये तीनों अपने आप में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट कंट्रोल, प्रत्यक्ष नियंत्रण। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत सरकार प्रदूषण के अधिकतम स्तर को निश्चित कर सकती है। किस स्तर को? जिस स्तर का पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उन कई नियमों का, कानूनों का समावेश भी कर सकती है जिसके फलस्वरूप जो उत्पादक फर्में हैं वो प्रदूषण के एक निश्चित स्तर से आगे प्रदूषण न करें। अर्थात सरकार उनके लिए प्रदूषण की एक सीमा निश्चित कर देती है जिससे अधिक वे प्रदूषण को वातावरण में नहीं फैला सकते। इससे क्या होगा, लोग साफ ईंधन का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। और डायरेक्ट कंट्रोल कब बेनिफिशियल है? जब इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है, जब तात्कालिक क्रिया की जरूरत होती है, तब डायरेक्ट कंट्रोल काफी बेनिफिशियल होता है। दूसरा है निस्सारण कर, एमिशन टैक्सेस। अब एमिशन टैक्सेस क्या होता है? एमिशन टैक्सेस, निस्सारण कर, वे कर हैं जो उन व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। इन करों को पिगोवियन टैक्स भी कहते हैं, जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री AC पिगू से जुड़ा है। तो आपका ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इस नाम से भी पूछा जा सकता है और इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि पिगोवियन टैक्सेस क्या होते हैं, तब आपको ये सेम ही लिखना है। कर की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि जो निस्सारण कर है, एमिशन टैक्स है, वो सरकार निर्धारित करेगी कितना होगा। और इस कर की दर इस बात पे निर्धारित होगी कि जो प्रदूषण फैलाने वाली फर्म है उसने एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में किस सीमा तक पोल्यूशन फैलाया है। प्रदूषण का स्तर जितना अधिक होगा, प्रदूषण फैलाने वाले को उतना ही अधिक एमिशन टैक्स पे करना होगा। इस तरह से प्रत्येक प्रदूषणकर्ता प्रदूषण घटाव लागत को न्यूनतम कर सकता है, पोल्यूशन एबेटमेंट कॉस्ट को कम कर सकता है। कम कैसे कर सकता है? कम पोल्यूशन फैलाएगा तो कम निस्सारण कर देना पड़ेगा, और ज़्यादा फैलाएगा तो ज़्यादा देना पड़ेगा। इस तरह से कम प्रदूषण फैलाकर वो अपनी इस कॉस्ट को कम कर सकता है। इसे एक डायग्राम से भी दिखाया गया है। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं, ये 2 एबेटमेंट कॉस्ट कर्व है, लागत के कर्व हैं। ये B फर्म का है और ये A फर्म का है। तो यहाँ से दिख रहा है कि जो B की लागत है वो कम है, प्रदूषण कम करने की लागत वो कम है, पर A की प्रदूषण कम करने की लागत ज़्यादा है। इसीलिए जो A का कर्व है वो ऊपर है, क्योंकि इसकी लागत ज़्यादा है। अब क्योंकि A की लागत ज़्यादा है और B की लागत कम है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ दिखाया जा रहा है कि जो अगर 50 रुपये पे करने हैं, 50 रुपये निस्सारण कर देते हैं, तो जो A फर्म है वो सिर्फ 60 इकाइयों का ही प्रदूषण कर सकती है, पर जो B फर्म है, क्योंकि उसकी तो लागत कम है, वो 120 इकाइयों का प्रदूषण कर सकती है। तो इस तरह से क्या है, एमिशन टैक्सेस को यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जिस फर्म की प्रदूषण कम करने की लागत ज़्यादा है उसको प्रदूषण कम करना महंगा पड़ेगा, निस्सारण कर महंगा पड़ेगा, कि वो सिर्फ 60 इकाइयों के लिए ही उसे 50 रुपये देने पड़ रहे हैं, जबकि जिसकी प्रदूषण कम करने की लागत कम है उसे प्रदूषण
करना सस्ता पड़ेगा। और जैसे यहाँ पे वो 120 इकाइयों को प्रदूषण कर पा रही है सिर्फ 50 रुपये देकर। पर निस्सारण कर का लगाना भी तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब निस्सारण का स्तर यानी कि प्रदूषण फैलाने का स्तर, प्रदूषण से कितनी हानि हो रही है उसका अनुमान लगाना आसान हो। पर ऐसा करना इतना आसान नहीं होता कि यह अंदाजा लगाया जा सके कि ए ने कितना पोल्यूशन फैलाया है और बी ने कितना पोल्यूशन फैलाया है। उसके बाद आते हैं निस्सारण परमिट, एमिशन परमिट्स। तो इस विधि में क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि परमिट दे दिए जाते हैं पोल्यूशन करने के एजेंट्स को। तो इस विधि के अनुसार प्रदूषण की मात्रा को दबाने के लिए जो संबंधित पक्ष हैं या फर्में हैं उनको सरकार निस्सारण परमिट, एमिशन परमिट्स दे देती है, जो क्या है, हस्तांतरणीय है, यानी कि उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति या फर्म कुछ सीमा तक पोल्यूशन जनरेट कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि फिर परमिट बांट दी तो कितना मर्जी पोल्यूशन करें या कितने मर्जी परमिट जारी कर दें। ये परमिट भी फर्मों को सीमित मात्रा में बांटे जाते हैं, क्योंकि प्रदूषण के उस स्तर का भी सरकार द्वारा ध्यान रखा जाता है जो आर्थिक दृष्टि से कुशल मात्रा में हो। इन परमिटों को खरीदा हुआ बेचा जाता है, जो ये हस्तांतरणीय है, इससे ही पता चल रहा है। जिन फर्मों के लिए प्रदूषण घटाना महंगा है वो इन्हें खरीदना पसंद करेंगी, और जिनके लिए प्रदूषण कम करना आसान है वो इन्हें बेचना पसंद करेंगी। इसलिए जो निस्सारण परमिट हैं, एमिशन परमिट्स हैं, उनको ट्रेडेबल एमिशन परमिट्स भी कहा जाता है। इसको भी एक डायग्राम और एग्जाम्पल से दिखाया गया है। यहाँ पे भी वही दो एजेंट या दो फर्में ली गई हैं। यहाँ पे भी देखो, जो ए का कर्व है वो ऊपर की तरफ है और बी का नीचे है, यानी कि ए के लिए प्रदूषण कम करना उसकी लागत बहुत ज़्यादा है, जबकि बी के लिए प्रदूषण कम करने की लागत बहुत कम है। अब अगर शुरू की सिचुएशन देखी जाए कि सरकार ने डिसाइड कर दिया है कि सिर्फ 40 यूनिट्स ही पोल्यूशन जनरेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही परमिट दिया गया है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब ये परमिट मिला है कि 40 यूनिट्स तक ही पोल्यूशन जनरेट हो सकता है, तो इस स्थिति में अगर आप ये लाइन ऊपर लेके जाओगे तो हम देखते हैं कि 40 यूनिट पोल्यूशन करने के लिए जो बी है वो 40 रुपये पेमेंट कर रहा है, पर जो ए है वो उसके लिए 100 रुपये पेमेंट कर रहा है 40 यूनिट पोल्यूशन जनरेट करने के लिए। अब अगर ये दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं, ए और बी एजेंट, ए को प्रदूषण कम करना महंगा पड़ रहा है, इसको सस्ता पड़ रहा है, तो ये दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं और अपने मीट्स हैं उनका हस्तांतरण कर लेते हैं, और दोनों क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये 50 रुपये की कॉस्ट देंगे, यानी कि 50 रुपये पे करेंगे, और उस 50 रुपये की पेमेंट पर जो बी है वो 30 यूनिट्स का पोल्यूशन करेगा और जो ए है वो 60 यूनिट्स का पोल्यूशन करेगा। तो इससे दोनों पक्षों को फायदा हो रहा है। दोनों पक्षों को फायदा क्या हो रहा है, जो ए पक्ष का फायदा हम देखते हैं। ए पक्ष पहले क्या कर रहा था, वो सिर्फ 40 यूनिट का पोल्यूशन करने के लिए 100 रुपये देने पड़ रहे थे, पर अब समझौते के बाद क्या है, वो 60 यूनिट तक पोल्यूशन कर सकता है, यानी पोल्यूशन भी पहले से ज़्यादा कर सकता है, और पेमेंट पहले से आधी करनी पड़ रही है उससे। पहले 100 रुपये करने पड़ रहे थे, अब 50 रुपये, और पोल्यूशन ज़्यादा करना पड़ रहा था, कम करना पड़ रहा था। और अब क्या है, पैसे भी कम है और पोल्यूशन भी वो ज़्यादा कर सकता है। तो इस तरह से ए एजेंट को इस तरह से फ़ायदा हुआ समझौते से। और बी एजेंट को कैसे फ़ायदा हुआ, बी एजेंट को ए से मुद्रा प्राप्त हुई है, पैसे प्राप्त होंगे इस समझौते के लिए, तो क्योंकि उसके लिए तो पोल्यूशन कम करना आसान है, तो वह क्या करेगा, अपने पोल्यूशन को कम कर लेगा, 40 से 30 पे ले आएगा, और इसके लिए हस्तांतरण परमिट के लिए वो ए से मुद्रा भी प्राप्त करेगा। तो इस तरह से दोनों को ही फायदा होगा। पर पहले वाले केस की तरह यहाँ भी तभी फायदा है इस चीज़ का जब कितनी हानि हुई है, कितना पोल्यूशन जनरेट किया गया है, उसका अनुमान लगाना आसान हो, पर ऐसा संभव नहीं होता मोस्टली। उसके बाद आ जाते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में भी आपने जो इसमें पढ़ा है आप उसमें से कुछ भी लाइनें लिख सकते हैं। संक्षेप में, बाहरी प्रभावों के कारण उत्पादन अथवा उपभोग किए गए उत्पादन के अकुशल स्तर की समस्या का समाधान इस प्रकार भी हो सकता है कि जो व्यक्ति बाहरी प्रभाव का कारण बनता है या जो इसकी वजह से प्रभावित होता है उन्हें संपत्ति अधिकार दे दिए जाएं। यही विचार कोस के सिद्धांत का आधार है। परंतु जो निस्सारण कर हैं और निस्सारण परमिट हैं, उनके इष्टतम स्तर का निर्धारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कुल निस्सारण, यानी कि कुल कितना प्रदूषण फैलाया है, कुल कितनी हानि हुई है,
उनका सही मात्रा में अनुमान न लगाया जा सके। तो इसके साथ ही ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है और आपके छोटे क्वेश्चंस भी कहीं इसके अंदर से निकल के आए हैं। तो इसी के साथ ही थैंक यू, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।